दोस्तों लोधाई क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इकोनॉमी के सेशन में दोस्तों हम बात करेंगे इंटरनेट बैंकिंग पर। जी हां दोस्तों, मुद्रा बैंकिंग एवं लोक वित्त वाले सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर नंबर 9 के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है। इसको पूरे विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे एकदम व्यवहारिक रूप से। सेशन ज्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटा ही होगा, लेकिन दोस्तों अगर आपके सेशन कड़ी से कड़ी जुड़ती रही तो आने वाले टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। दोस्तों इंटरनेट बैंकिंग, इसके बाद में एक रिटेल बैंकिंग पर और चर्चा करेंगे, इसके बाद जाकर के हम आरबीआई वाले टॉपिक पर मूव करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन चर्चा। सेशन को आगे कंटिन्यू करें उससे पहले जो नए स्टूडेंट हैं मैं उनको बता दूं कि दोस्तों हमारे सभी सेशन जितने जैसे पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जितने भी सेशन हम ले रहे हैं यूट्यूब पर, वो सारे सेशन आपको यूट्यूब पर ही प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, सभी सेशन वहां पर आपको क्रम अनुसार मिल जाएंगे। आप लोगों की बार बार कमेंट रहती है पॉलिटिकल साइंस को लेकर के या हिस्ट्री को लेकर के, तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि पॉलिटिकल साइंस हम पूरे विस्तार से जो है आपको फर्स्ट ईयर के लिए पूरी तरह कंप्लीट कर चुके हैं। सेकेंड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है, वहीं थर्ड ईयर के लिए भी पॉलिटिकल साइंस पूरी तरह और पूरे विस्तार के साथ कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है ना। और अभी जो सेशन चल रहे हैं आपके बीए सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए इकोनॉमी और हिस्ट्री के सेशन चल रहे हैं। इसके कंप्लीट होते ही या संभवतः कि नेक्स्ट वीक से फर्स्ट ईयर में हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों में एक साथ हिंदी को स्टार्ट करेंगे फाउंडेशन के अंतर्गत। संभवतः आपकी डिमांड पर हो सकता है कि हम साहित्य लिटरेचर को भी स्टार्ट कर दें। चलिए बढ़ेंगे आगे और दोस्तों बात कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम यूनिट सेकेंड का टॉपिक नंबर 4 पर आज हम डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसके बाद में बात जो होगी दोस्तों हमारी केंद्रीय बैंक पर हम मूव कर जाएंगे। तो केंद्रीय बैंक के अंतर्गत 2 टॉपिक है। केंद्रीय बैंक का अर्थ, कार्य और महत्व समझेंगे, उसके बाद केंद्रीय बैंक के द्वारा शाखा निर्माण कैसे होता है ये चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इंटरनेट बैंकिंग से बेसिकली सभी परिचित है, लेकिन एक समस्या ये आती है कि व्यवहारिक रूप से हम इसको समझते तो है, लेकिन जब एग्जाम में लिखने की बारी आएगी ना तो वहां पर शायद हमारे जो है मैं क्या बताऊं कि हम शायद उन शब्दों का जो व्यवहारिक रूप से हम समझते हैं ना, उन शब्दों का प्रयोग करके हम शायद आंसर राइटिंग ना कर पाए, है ना। डिफिकल्टीज फेस करनी होती है क्योंकि एक हमारी समझ हमें कहां से आई है दोस्तों, हमारे व्यवहारिक बोलचाल के कारण या हमारे व्यवहार के कारण, बैंकिंग व्यवहार के कारण, जो डिजिटल बैंकिंग व्यवहार है हमारा, उसके कारण हमारी एक समझ तो डेवलप हो चुकी है कि ई बैंकिंग होती क्या है या इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है। लेकिन वास्तविक रूप से अगर आपसे कोई पूछा जाए कि बैंक में ई बैंकिंग जो प्रक्रिया है उसको लिख करके बताइए, उसकी परिभाषा दीजिए, अर्थ बताइए, तो संभवतः आप नहीं बता पाएंगे। इसका नेटवर्क किस प्रकार का होता है शायद आप ना बता पाए, है ना। तो ये सारी बातें जो है दोस्तों हम आज इन 5 बिंदुओं के माध्यम से, अर्थात कि बैंक में ई बैंकिंग की प्रक्रिया को अर्थ सही समझने, उसके बाद में ई बैंकिंग में नेटवर्क, कौन कौन से नेटवर्क कार्य करते हैं, इसके अलावा इसकी प्रक्रिया क्या होती है, इसके अलावा ग्राहक इसके अंतर्गत अर्थात ई बैंकिंग में पंजीयन कैसे करता है और ई बैंकिंग के लाभ क्या होते हैं। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम आज का टॉपिक पूरे व्यवहारिक रूप से कंप्लीट करने जा रहे हैं। बने रहें। अगर आपको टॉपिक पूरे व्यवहारिक रूप से और फुल डिटेल के साथ समझना है ना तो बिना रुके, बिना गैप लिए सेशन के एंड तक चुपचाप बने रहना, अगर आपको कंप्लीटली समझना है तो। क्योंकि इकोनॉमी की मैं तो क्या, इस दुनिया का कोई टीचर आपसे गारंटी नहीं लेगा अगर आप अपनी लिंक तोड़ेंगे तो। ये दोस्तों देखिए पॉलिटिकल साइंस में एक तरह से एक थोड़ा सा आसान हो जाता है, अगर आप वहां स्किप भी कर देंगे ना तो भी चलेगा, है ना। सोशियोलॉजी में स्किप कर देंगे तो भी चलेगा, लेकिन एक हिस्ट्री और एक जो है आपका इकोनॉमी, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जहां पर आपकी लिंक जो है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक की लिंक एज इट इज बनती चली जाती है। जब आप इसके पहले की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे तो आगे की प्रक्रिया समझना लोहे के चने चबाने के समान हो जाता है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, हर लेक्चर में रिपीट करता हूं कि सेशन अगर आपने स्टार्ट किया है ना तो थोड़ा सा आधा पौने घंटे का सेशन होता है, बने रहें, है ना। अन्यत्र कहीं और समय बर्बाद करने की अपेक्षा थोड़ा समय यहाँ YouTube पर दे दीजिए, क्लास को दे दीजिए। शायद हो सकता है कि आपको एग्जाम में कुछ हेल्प मिल जाए, शायद नहीं, वो तो मिलना ही है। अगर आप समय देंगे स्टडी को तो आपकी जो है स्टडी स्ट्रॉन्ग होनी ही होनी है। चलिए शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। दोस्तों ई बैंकिंग पर हमें चर्चा करनी है। ई बैंकिंग को व्यवहारिक रूप से तो आप सभी समझते हैं,
ई बैंकिंग मतलब क्या है दोस्तों कि एक समय था अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो जो खातावाही जो होती थी या कहे कि हिसाब किताब के जितने भी कार्य होते हैं हम उसी को बैंकिंग प्रक्रिया कहते थे। तो उस समय की जो बैंकिंग प्रक्रिया हुआ करती थी वो मोटी मोटी किताबों में हुआ करती थी, कहें कि ऑफलाइन हुआ करती थी। लेकिन आज का समय जो वर्तमान समय है हमारा डिजिटल लाइफ में जो है ये कन्वर्ट हो चुका है। तो इसी का असर दोस्तों बैंकिंग प्रणाली में भी हुआ है। तो इसी के तहत जो हमारी बैंकिंग प्रणाली है वो पूरी तरह से आज डिजिटलाइज हो चुकी है, अर्थात कि प्रत्येक बैंकिंग प्रणाली डिजिटल में कन्वर्ट हो चुकी है। और उसी डिजिटलाइजेशन को आज हम पढ़ने वाले हैं। और वो डिजिटलाइजेशन हुआ कैसे है, किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करता है, किस प्रकार से हमारी बैंकिंग प्रक्रिया को इसने और आसान बना दिया है, ये सारी बातें जो है हम आज के सेशन में पूरे व्यवहारिक रूप से समझने वाले हैं। क्लियर है? चलिए तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अपने सेशन की आज की। देखिए, अगर हम बैंकिंग क्षेत्र की चर्चा करें, बैंकिंग क्षेत्र की अगर दोस्तों हम बात करें तो व्यावहारिक रूप से बैंकों में कंप्यूटरीकरण की अर्थात कंप्यूटराइजेशन की मतलब बैंकों में जब कंप्यूटर आए तो बैंकिंग जो प्रणाली थी तो उस प्रणाली ने कंप्यूटरों को कब एक्सेप्ट किया, मतलब कि बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटरों का अगर प्रयोग की बात करें ना तो ये 1980 से 1981 के बीच में ये प्रयास, अर्थात कि कंप्यूटर का प्रयोग बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटरों का प्रयोग 1980 से 1981 के बीच में हो चुका था। लेकिन ये बस ये समझ लीजिए कि एक ट्रायल चल रहा था कंप्यूटरों का बैंकों में कि बैंकिंग प्रणाली इसको एक्सेप्ट कर पाती है या नहीं, इसका सब ट्रायल चल रहा था। लेकिन वास्तविक रूप से अगर हम बात करें कि इसमें गति कब मिली तो दोस्तों रंगराजन समिति की सिफारिश के माध्यम से रंगराजन हमारी जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के द्वारा रंगराजन समिति की स्थापना की गई और ये स्थापना करके रंगराजन समिति को ये कार्य सौंपा गया कि आप देखेंगे बैंकिंग प्रणाली में क्या कंप्यूटर का इस्तेमाल को महत्व दिया जाना चाहिए या नहीं, अर्थात कि बैंकिंग प्रणाली को कंप्यूटरों की कितनी आवश्यकता है। तो इसके तहत दोस्तों रंगराजन समिति ने अंततः अपनी सिफारिशें पेश की और सिफारिशों में बैंकिंग प्रणाली को कंप्यूटराइज्ड करने की सिफारिश उन्होंने की थी। ठीक है ना। तो उनकी सिफारिश के बाद ही 1983-84 के बीच में या 83-84 मान लीजिए कि 1984 के बाद से बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटरों के प्रयोग को एक गति मिल पाई थी। क्लियर है ना। तो बैंकिंग व्यवस्था में कंप्यूटराइजेशन के उद्देश्य क्या थे, तो बैंकों में कंप्यूटरों को क्यों लाया गया था, किस उद्देश्य से लाया गया था, तो कुछ विभिन्न प्रकार के उद्देश्य रहे थे, है ना। क्या बिना उद्देश्य के तो कंप्यूटरों को बैंक में लाया नहीं जाएगा, क्योंकि जो बैंकिंग प्रणाली जो चल रही थी पहले की खातावाही किताबों में हाथों से लिखने वाले जो हिसाब किताब की प्रक्रिया चल रही थी ठीक थी वो, तो इसमें कंप्यूटर क्यों लाया गया, तो कुछ विशेष उद्देश्य से लाया गया था। इसमें से सबसे पहला उद्देश्य था कि ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, ग्राहक सेवा में सुधार करने के लिए कि जो बैंकों के ग्राहक है उनको जो बैंक के जो सेवाएं दे रही है उन सेवाओं में थोड़ा सुधार किया जाए। दूसरा था आंतरिक व्यवस्था में सुधार हो, कि सिर्फ ग्राहकों को सेवा देने के लिए ही कंप्यूटर आवश्यक नहीं है, बल्कि जो बैंक है बैंक में जो आंतरिक जो व्यवस्था है या कहें कि बैंकिंग जो व्यवस्था है ये बैंकिंग प्रणाली है उसमें भी सुधार होगा, है ना। मोटी मोटी किताबों या खातावाहियों से बचेगी बैंक के, है ना। तो जो खातों का सर्च करना है तो जहां पर आधा घंटा लग रहा है वहां सिर्फ 1 मिनट भी नहीं लगेगा, बल्कि 5-10 सेकंड में वो काम हो जाएगा। एक बटन दबाते ही फट से फलाने व्यक्ति का अकाउंट खुलकर सामने आ जाएगा। और जब तक ऑफलाइन था तो उसको खातावाही में ढूंढना पड़ता था, है ना। तीसरे नंबर पे कि निर्णय प्रक्रिया में प्रवाह, कि जो भी निर्णय प्रक्रिया अर्थात कि जो भी प्रक्रिया लेनी है, जो भी कार्य करने हैं बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत जो सुधार करने हैं, किसी भी मुद्दे को लेकर कोई निर्णय लेना है तो निर्णय लेने में भी सुविधा होगी, उसमें फ्लो आएगा, प्रवाह आएगा, है ना। उत्पादकता और लाभदायकता में भी वृद्धि हो जाएगी, उत्पादकता और लाभदायकता में भी अभी वृद्धि होती है। तो इन 4 विशेष उद्देश्यों के लिए ही बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया गया था, या कहें कि डिजिटल लेनदेन को एक्सेप्ट किया गया था। क्लियर है। तो कंप्यूटरीकरण की जो विशेषता रही है दोस्तों वो है, विशेष जो विशेषता है इसकी गति एवं शुद्धता है। गति और शुद्धता है, अर्थ ये हुआ कि बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटर की प्रणाली को कहें कि कंप्यूटरीकरण को या कंप्यूटर को एक्सेप्ट करने का एक सबसे बड़ा जो रीजन रहा है कि बैंकिंग प्रणाली को गति देने के लिए और बैंकिंग प्रणाली में शुद्धता लाने के लिए जो है कंप्यूटर का प्रयोग इसमें बढ़ाया गया था।
तो कंप्यूटर की कहां आवश्यकता होती है? कंप्यूटर की वहां आवश्यकता होती है जहां काम बहुत ज्यादा हो, है ना, और जिसका निष्पादन जो है निश्चित समय के अंदर करना ही हो। और सब बहुत ज्यादा काम, बैंकों में तो बहुत ज्यादा काम होता ही है, साथ ही साथ में उसका जो है समय पर वो कार्य भी निपटाना होता है। तो जहां पर काम ज्यादा हो और समय पर करने की एक बाध्यता हो, तो वहां पर तो कंप्यूटरों की अति आवश्यकता होती है और थी भी। इसी कारण से बैंकिंग प्रणाली में आसानी से कंप्यूटर को या कंप्यूटरीकरण को एक्सेप्ट कर लिया गया था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो इसके जो है इसके दो प्रकार की इसकी प्रणाली होती है। जैसे एक तो है एकल परिचालन प्रणाली। परिचालन प्रणाली मतलब ये कि कंप्यूटर को भी बैंकिंग प्रणाली में कंप्यूटर की दो प्रकार की प्रणाली रही है। एक एकल परिचालन प्रणाली है ना, तो ये देखिए, दूसरा है बहु उपयोगी प्रणाली। तो जैसा कि दोनों नाम से ही दिख रही है, आपको नाम से ही समझ आ जाएगी। एकल, देखिए फर्स्ट वाली एकल परिचालन प्रणाली। एकल परिचालन प्रणाली का मतलब क्या हुआ दोस्तों? एक ऐसा कंप्यूटर जिस व्यक्ति को जो व्यक्ति यूज कर रहा है उसका रिकॉर्ड सिर्फ वही व्यक्ति तक रहेगा। वही सेकंड नंबर पर बहु उपयोगी प्रणाली। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि एक कंप्यूटर जो है ना विभिन्न कंप्यूटरों से जुड़ा होगा। कोई व्यक्ति काम करेगा तो वो सभी पूरे एक लिंक के माध्यम से सभी कंप्यूटर तक वो पहुंच जाएगा। उनका एक मास्टर कंप्यूटर होता है, उसमें वो डेटा सेव हो जाता है ना। चलिए एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। एकल परिचालन प्रणाली क्या होती है? बैंकों में कंप्यूटराइजेशन की प्रारंभिक अवस्था जो थी ना, मतलब शुरू में जब बैंकों में कंप्यूटर की प्रणाली को अपनाया गया था ना, तो यही प्रणाली थी प्रारंभिक अवस्था। तो बैंकों की जो प्रारंभिक अवस्था में जब कंप्यूटराइजेशन को अपनाया गया था, उस समय में एकल परिचालन प्रणाली को ही एक्सेप्ट किया गया था। इस प्रणाली में ये जो है एक छोटी प्रणाली होती है। इसमें एक कंप्यूटर का उपयोग एक समय में एक ही कर्मचारी के द्वारा किया जा सकता था। याद रखिएगा, एक समय में जो कर्मचारी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है, जो अपनी खातावाही देख रहा है, अपने हिसाब किताब देख रहा है, वो एक व्यक्ति का ही रिकॉर्ड जो है वहां पर एक समय में रह सकता है। ठीक है ना। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता गया, बैंकिंग प्रणाली डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करती गई, कंप्यूटराइजेशन को एक्सेप्ट करती गई, वैसे इस प्रणाली का रूप बढ़ा और बहु उपयोगी प्रणाली में यही प्रणाली कन्वर्ट हो गई बहु उपयोगी प्रणाली में, है ना। कि जैसे कि इसके नाम से ही प्रकट है, इस प्रणाली में एक कंप्यूटर पर अनेक कर्मचारी एक ही समय में काम कर सकते हैं। एक कंप्यूटर का मतलब ये नहीं कि एक कंप्यूटर लगा दिया उसमें बहुत सारे एक साथ बैठ, ऐसा नहीं है, बल्कि एक शाखा में जो है पूरे चारों तरफ एक पूरी बेंच रखी होंगी, उस पर 10 15 जो 20 जो जितने भी कंप्यूटर होंगे सब लाइन से रखे होंगे, और सभी वर्कर्स जो है एक साथ, सभी कर्मचारी एक साथ काम कर सकते हैं। उन सबका डेटा एक मास्टर कंप्यूटर में जो है जाकर के स्टोर हो जाता है, और उसी के माध्यम से जो डेटा होता है वो एक दूसरे को अंतरित होता रहता है। सूचनाएं या कहें कि समंक अर्थात की उनकी जो गणनाएं होती है वो, और सूचनाएं जो है होती है वो एक विशेष या कहें कि केंद्रीय मशीन में, केंद्रीय कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, जो विभिन्न माध्यमों के द्वारा उपयोगकर्ताओं तक पहुंचा दिया जाता है। क्लियर है। तो अधिकांश जो ई बैंकिंग होती है ना, इसी केंद्रीकृत कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करती है। तो लगभग आज सभी बैंक केंद्रीकृत कंप्यूटर वाली प्रणाली का ही उपयोग कर रही है ना। आपने देखा होगा ना कि बैंक में बहुत सारे कंप्यूटर लगे होते हैं, वो सभी कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच होते हैं एक्चुअली, है ना, क्योंकि वहां पर सिर्फ एक साइट होती है, उनका एक एप्लीकेशन होती है, उस एप्लीकेशन को वो ओपन करते हैं, जो भी उसमें एंट्री डालते हैं, तो वो लगभग पूरी ब्रांच में जहां पर भी वो सब एंट्री होती है ना, वह सब अपने आप ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है, अपना एंट्री डल जाती है ना। सबको अलग अलग से एंट्री डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर है। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, तो बहु उपयोगी प्रणाली का ही ये प्रयोग करते हैं। आई होप कि ये दोनों कंसेप्ट आपको, दोनों प्रणाली कंप्यूटर की समझ आई होगी। नेक्स्ट है ई बैंकिंग नेटवर्क की अगर हम बात करें तो 4 प्रकार का नेटवर्क होता है कंप्यूटराइजेशन में, या कहें कि बैंकिंग प्रणाली के कंप्यूटराइजेशन में 4 प्रकार के नेटवर्क पर यह प्रणाली काम करती है। कौन कौन से 4 प्रकार के नेटवर्क है? एक होता है शाखा स्तर पर कंप्यूटराइजेशन, या कहें कि शाखा स्तर का नेटवर्क। शाखा स्तर का एक ब्रांच होती है ना आपकी, है ना, तो ब्रांच लेवल का जो कंप्यूटराइजेशन होता है ना, उस पर तो देखिए शाखा स्तर पर ही, अब अगर अधिकतम देखा जाए तो बैंक के ग्राहकों से कांटेक्ट कहां करती है, तो शाखा स्तर पर ही करती है। कोई भी, जैसे आप भी अपने बैंक से अगर संपर्क करेंगे तो आपकी बैंक कौन सी, भाई आप अपनी शाखा को ही अपनी बैंक बोल देते हैं, है ना। तो आप कांटेक्ट कहां करेंगे बैंक में? शाखा स्तर पर, शाखा पर जाकर करेंगे। मुख्य ब्रांच पे जाकर नहीं करेंगे, नहीं आप हेड ऑफिस जाकर करेंगे, बल्कि आप अपनी ब्रांच में जाएंगे, ब्रांच में जाकर के आप वहां पर लेन देन करेंगे। क्लियर है ना। तो शाखा पर ही अधिकांश ग्राहक जो है एक दूसरे से संपर्क कर पाते हैं।
क्या बैंकों से संपर्क कर पाते हैं। तो कंप्यूटर के उपयोग द्वारा समय की तो बचत होती ही है, साथ ही साथ मुद्रा का शीघ्र अंतरण होता है, लेखांकन भी हो जाता है समय कंप्यूटर के उपयोग से। या जैसे ही बैंकिंग प्रणाली ने कंप्यूटर को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करते ही समय की, दोनों की, बैंक के समय की भी और ग्राहक के समय, दोनों के समय की बचत हो गई। साथ ही पेमेंट को निकालने में चुटकियों में निकाल दिया जाता है, समय नहीं लगता है, और निकालते ही ऑटो एंट्री हो जाती है, ऑटोमेटिक एंट्री हो जाती है, हाथों से एंट्री डालने की आवश्यकता नहीं होती है, और एकदम जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ एंट्री होती है, शुद्धता के साथ एंट्री होती है, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है पेन और पेपर लेने की। तो कर्मचारियों के जो पीसी होते हैं दोस्तों, कर्मचारियों के पीसी एक बड़े शक्तिशाली कंप्यूटर से जोड़ दिए जाते हैं। इस प्रणाली में सुरक्षा उपाय भी होता है ना, और सुरक्षा उपाय इसलिए होता है ताकि कोई इसका दुरुपयोग ना कर पाए, कोई बैंकिंग के कंप्यूटर सिस्टम को हैक ना कर पाए। इसके लिए एक अच्छा तगड़ा सुरक्षा उपाय भी, या कहे कि एक मतलब विशेष एक इनके एक लैब होती है, और जिसमें ये कंप्यूटर की जो इनका सिस्टम होता है पूरा, उसका पूरा कंप्यूटराइजेशन का पूरी सुरक्षा नेटवर्क होता है ना। उस सुरक्षा नेटवर्क को कोई भी हैक नहीं कर सकता। तो बैंक के नेटवर्क को कोई हैक नहीं कर सकता। एक ऐसी तगड़ी प्लानिंग, या कहें कि ऐसी तगड़ी ई बैंकिंग इनकी होती है। क्लियर है। तो ये शाखा स्तर का कंप्यूटराइजेशन हो गया। एक इससे बड़ा होता है सभी शाखाओं की स्वचालितता। सभी शाखाओं की स्वचालितता आपने देखा होगा ना, आप जो है मोबाइल से ट्रांजैक्शन करते हैं पेटीएम का यूज करके, या कहें कि गूगल पे का यूज करके, या फोन पे वगैरह बहुत सारे आजकल प्लेटफॉर्म चल रहे हैं पेमेंट लेन देन करने के। तो जो भी आप मोबाइल से रियल टाइम ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं आपके मोबाइल से, वो क्या है, तो ये सभी शाखाओं की अपनी अपनी जो फैसिलिटी है, वो अपने अपने अनुसार अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वो अपनी एक ऐप प्रोवाइड करते हैं, उस ऐप के माध्यम से, जैसे अगर आप मान लेते हैं कि आपका कोटक महिंद्रा बैंक में अगर आपका अकाउंट है, तो कोटक महिंद्रा बैंक की एक मोबाइल एप्लीकेशन मिल जाएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा है तो उसका भी एप्लीकेशन मिल जाएगी, एसबीआई, तो सबकी, तो ऑल ओवर सभी बैंकों की आज मोबाइल ऐप जो होती है वो अवेलेबल होती है, जहां से आप डाउनलोड करके उससे आप मोबाइल बैंकिंग जो है कंप्लीटली कर सकते हो। तो ये शाखाएं आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना। तो यहां लिखा देखिए सभी शाखाओं की स्वचालितता, टोटल ब्रांच ऑटोमेशन, सभी शाखाओं की कंप्यूटरीकरण की स्थिति में सभी ग्राहकों के व्यवहार जो है कंप्यूटर्स की सहायता से पूरे किए जाते हैं। यह रियल टाइम ऑनलाइन बैंकिंग पद्धति है। जब भी कोई लेन देन कंप्यूटर द्वारा डाला जाता है तो उस लेन देन की रिकॉर्डिंग के बाद सत्यापन करके, उसका वेरिफिकेशन करके सभी संबंधित निर्देश जो है तुरंत प्रसारित कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपने किसी को पेमेंट ट्रांसफर किया या आपके खाते से पेमेंट निकला, खट से आपके पास मैसेज आ जाएगा और आपको ये संदेश दे देंगे कि आपके अकाउंट में पेमेंट आया है या आपके अकाउंट से पेमेंट जो है गया है। ये सारी गतिविधियां इस प्रकार से अंतर संबंधित होती है कि उनमें एक समग्र प्रणाली का निर्माण हो करके बिना किसी अतिरिक्त समय के समंकों में परिवर्तन किया जा सके। कुल मिलाकर के इसके जितनी भी टर्म होती, जितनी भी प्रणालियां होती है, वो एक दूसरे से अंतर संबंधित होती है, ताकि उनको अलग से फिर से जोड़ने की आवश्यकता ना पड़े, या ऑटो एंट्री हो जाती है, या अलग से एंट्री करने की आवश्यकता ना पड़े। और यही होती है सभी शाखाओं की स्वचालितता। क्लियर है। तो टोटल ब्रांच ऑटोमेशन का यही प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो इसकी लेवल है दोस्तों, वो लेवल है क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की। क्या है? क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की। तो एक क्षेत्रीय कार्यालय स्तर की में भी देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र की शाखाओं और मुख्य कार्यालय के मध्य में एक मीडिएटर का काम करते हैं। क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं ना, क्षेत्रीय कार्यालय होगा, क्षेत्रीय कार्यालय क्या करता है दोस्तों, अपने जैसे एक क्षेत्र का एक मुख्य कार्यालय होता है, तो उस क्षेत्र का कार्यालय जो होता है ना, वो उस क्षेत्र की संपूर्ण जितनी भी ब्रांचें हैं, उस विशेष बैंक की जितनी भी ब्रांचें हैं, उन ब्रांचों के बीच में और मुख्य कार्यालय अर्थात की हेड ऑफिस, इन दोनों के बीच में एक मीडिएटर का कार्य करता है। क्षेत्रीय कार्यालय शाखाओं का डेटा लेता है, उनसे सूचनाओं को लेता है और कहा मुख्य कार्यालय अर्थात की हेड ऑफिस को भेज देता है ना। तो ये विशेष कार्य कौन करता है? क्षेत्रीय कार्यालय करता है। याद रखेंगे, क्षेत्रीय कार्यालय अपने क्षेत्र की सभी शाखाओं से डेटा लेकर, सूचना लेकर के तुरंत उसको हेड ऑफिस ट्रांसफर करना, और वहां पर उनका सबका कैलकुलेशन होता है, जो भी निर्णय वगैरह होते हैं वो सब फिर वहां से लेन देन सब होता है। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट और अगले लेवल की है, तो वो है मुख्य कार्यालय अर्थात की हेड ऑफिस लेवल का कंप्यूटराइजेशन। तो क्या है ये? मुख्य कार्यालय स्तर पर बैंक जो है, अब देखिए मुख्य कार्यालय क्या आपको लोन तो देगा नहीं मुख्य कार्यालय, और ना ही आपके पैसे जमा करेगा, ये सब तो आप ब्रांच में जाकर कर सकते हैं। तो मुख्य कार्यालय अर्थात कि हेड ऑफिस करता क्या है? तो बैंक का नियोजन करता है, मैनेजमेंट करता है, कार्यों पर नियंत्रण रखता है, बैंक के कार्य किस प्रकार कार्य चल रहे हैं उस पर नियंत्रण रखेगा, सभी शाखाओं के कार्यों पर नियंत्रण रखेगा, निजी निर्णय अपने बैंक को संबंधित निर्णय लेता है। ऐसे है ना, जैसे मुख्य कार्य किए जाते हैं किसके द्वारा? हेड ऑफिस के द्वारा। तो मुख्य कार्यालय की गतिविधियों में मुख्य रूप से क्रियान्वयन, नियोजन, कार्मिक प्रबंधन, अंतरराष्ट्रीय लेन देन, व्यवसाय और सेवा, ये सारी
सम्मिलित होती है। तो जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं जो कि शाखाएं नहीं कर सकती, क्षेत्रीय कार्यालय नहीं कर सकते, वो सब हेड ऑफिस के हवाले होते हैं। ये सारे निर्णय लेने के कार्य हेड ऑफिस के द्वारा ही किए जाते हैं, चाहे वो अंतरराष्ट्रीय लेन देन से संबंधित कार्य हो, चाहे वो व्यवसाय से संबंधित या कहीं सेवा संबंधित कोई भी निर्णय लेने की आवश्यकता हो, कोई भी कार्मिक प्रबंधन से संबंधित कार्य हो, नियोजन से संबंधित कार्य हो, क्रियान्वयन से संबंधित कार्य हो, सारे कार्यों का निर्णय जो है हेड ऑफिस से ही लिया करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड। ओके फ्रेंड्स, चलिए ये चारों स्तर आप अच्छे से समझ चुके हैं, चारों स्तर आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब आगे हम बात करेंगे कि ग्राहकों के लिए ई बैंकिंग की प्रक्रिया क्या होती है। ग्राहकों के लिए ई बैंकिंग की अर्थात कि इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया क्या होती है। आइए एक एक करके थोड़ा सा इसको भी हम व्यवहारिक रूप से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों ई बैंकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत, एक मिनट पेन लेते हैं। ई बैंकिंग या कहें कि इंटरनेट बैंकिंग प्रक्रिया के अंतर्गत वे बैंक आते हैं जो अपने ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करते थे। एकदम सिंपल शब्दों में है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना। तो जो बैंक अपने ग्राहकों से इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करते हैं ना, जिसमें खातों का खोलना, चेकबुक देना, अपने खातों की निरंतर जांच करना, मुद्रा सुविधा, कोष अंतरण, एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड द्वारा व्यवहार तथा ऑनलाइन रियल टाइम शॉपिंग की सुविधा प्रदान करते हैं। ये सारे बैंक जो होते हैं दोस्तों, ये इनको ही ई बैंकिंग जो है हम ये सुविधाएं कह सकते हैं। ई बैंकिंग का नया रूप आजकल क्या हो गया है? मोबाइल बैंकिंग हो गया है ना। मोबाइल बैंकिंग ही ई बैंकिंग का एक नया रूप। देखिए पहले ई बैंकिंग कंप्यूटर में गूगल पर इसकी वेबसाइट पर जाना पड़ता था, उसको लॉगिन करना पड़ता था, लेकिन आजकल ऐसी समस्या नहीं है। मोबाइल बैंकिंग मोबाइल ऐप आ चुकी है, खट से आप क्लिक करेंगे, फट से अपना पासवर्ड डालेंगे, आप अपनी बैंक में प्रवेश कर चुके होंगे, है ना। तो जहां पर ग्राहक जो है अपने मोबाइल से ही सब प्रकार के संचालन कर सकता है, अपने खाते का निरीक्षण कर सकता है, पैसे का लेन देन कर सकता है, ट्रांजैक्शन कर सकता है, अर्थात कि बैंकिंग सारे कार्य वो अपने मोबाइल से ही कर सकता है। इसी को कहा गया है बैंकिंग प्रक्रिया। किसके लिए? ग्राहकों के लिए। तो ग्राहकों के लिए सिंपल सी बात है, मोबाइल बैंकिंग आपके हाथ में पकड़ा दी गई है, मोबाइल ऐप आपको दे दी गई है, जिसके माध्यम से आप अपने बैंक खाते को संचालित कर सकते हो, उस पर नजर रख सकते हो, किस प्रकार से वो संचालित हो रहा है, वो सारी बातें आप उसके अंतर्गत कर सकते हो। अच्छा, बात करते हैं ई बैंकिंग में ग्राहक अपना पंजीयन कैसे करवाए, है ना। अगर वो ग्राहक कोई चाहता है ई बैंकिंग करना, तो उसको पंजीयन कैसे करवाना पड़ेगा? तो पंजीयन करने के लिए कुछ विशेष सुविधाएं उसको दी गई, कुछ विशेष एक जो है प्रक्रिया दी गई है कि अपने खातेदार बैंक के जिस बैंक में उसका खाता है, उस पोर्टल पर जाकर के इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को डाउनलोड करना पड़ता है ना। इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को मतलब कि उस ऐप को डाउनलोड करना पड़ता है। डाउनलोड करने के बाद में ग्राहक द्वारा अपने खाते से संबंधित सूचनाओं को वहां दिखाया जाता है, जिनको उसे पढ़ के समझना होता है। विभिन्न सेवाओं के लिए कुछ शुल्क वसूल किया जाता है बैंक के द्वारा, उनको कस्टमर के द्वारा अर्थात ग्राहक के द्वारा समझा जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रारूप पर सभी खाताधारी, अगर कोई जॉइंट अकाउंट है उसके बाद भी अगर आप इंटरनेट बैंकिंग करना चाहते हो, तो जितने भी उसके खाता धारक हैं उन सबके हस्ताक्षर होते हैं, और हस्ताक्षर जो पत्र होता है वो आपकी ब्रांच में जमा हो जाता है, जो बैंक ब्रांच है आपको वहां जमा हो जाएगा। उसके बाद ग्राहक के मोबाइल संख्या एवं ईमेल आईडी का बैंक में पंजीयन, मतलब कुल मिलाकर के आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के नाम से जो है आपके बैंक में पंजीयन हो जाता है। एक लेटर फॉर्म फिलअप करना होता है उसके माध्यम से। इसके बाद में फिर आप बैंक आपको एक पासवर्ड जो है इशू करती है, उस पासवर्ड के माध्यम से आप बैंकिंग व्यवहार कर सकते हो इंटरनेट के माध्यम से। क्लियर है ना। और ये अधिक सुरक्षित भी होता है, हालांकि जिसका आज हम वर्तमान में प्रयोग कर भी रहे हैं। एकदम आसान है, आप बाद में रिवीजन लगाएंगे इजीली हो जाएगा। और बैंकिंग के लाभ तो दोस्तों लाभ तो एकदम व्यवहारिक है, आप स्वयं समझ सकते हो, इनको देख सकते हो। 24/7 सुरक्षा, है ना। तो ई बैंकिंग के कारण
24/7 जब चाहे तब हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, 24 घंटे कभी भी कर सकते हैं, 7 दिन कभी भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। अगर हम बैंक में जाते हैं तो एक निर्धारित समय पर जाना पड़ता है, लेकिन अगर हमें किसी को पेमेंट ट्रांसफर करना है, किसी से पेमेंट एक्सेप्ट करना है तो आप कभी भी कर सकते हो। आपके लिए बैंकिंग सुविधा दी गई है 24/7। सरल और सुविधाजनक है, बैंकिंग प्रणाली से बेहतर है और सरल है और सुविधाजनक है ना। रिस्क नहीं है, आप आसानी से पेमेंट का लेन देन कर सकते हैं, सरल तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। और गोपनीयता की बात करें तो जो है बैंक खाते के विवरण की गोपनीयता इसमें इंटरनेट बैंकिंग में बनी रहती है, क्योंकि अधिकृत व्यक्ति के अधिकृत मतलब जो व्यक्ति अधिकृत किया गया है वही व्यक्ति इस प्रकार की सुविधा का इस्तेमाल कर सकता है, अन्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए गोपनीयता बनी रहती है। मितव्ययिता है, लागत रहित है, अतिरिक्त लागत का वहन इसमें नहीं करना होता है। कई प्रकार की लागतें बच जाती है, जैसे कि आपकी जो है ट्रेवलिंग की बच जाती है, आपका समय बच जाता है, कई प्रकार की लागतों का आपका बचत होती है इंटरनेट बैंकिंग के कारण। क्लियर है। तो इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा ये सेशन था, एक छोटा सेशन था, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे एक इससे भी छोटे सेशन की और बहुत प्यारा सेशन है, खुदरा बैंकिंग अर्थात की रिटेल बैंकिंग। ये रिटेल बैंकिंग क्या होता है? रिटेल दुकानें तो आपने सुनी होगी, लेकिन रिटेल बैंकिंग क्या होता है ये शायद आपने अभी तक ना सुना हो। तो अगले सेशन में आप रिटेल बैंकिंग के बारे में भी पूरे विस्तार से समझेंगे, है ना, और व्यवहारिक रूप समझेंगे। इस पर भी अच्छे खासी रिसर्च करके आएंगे और पूरे व्यवहारिक एग्जांपल के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।